बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 172 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 173 मुलाहिज़ा फरमाएं। खुशकिस्मती से किसी नाजुक मकाम पर गोली न लगने की वजह से वो जिंदा रह गया, ताहम उसने खुद को मुर्दा ही जाहिर किया जब तक कि उनकी लाशें ट्राइनास के पहाड़ी मकाम पर एक खड्ड के अंदर नहीं फेंक दी गईं। फोस्टर बड़ी मुश्किलों से बचता बचाता हुआ बेंच तक पहुंचा था। फिर यहीं से उसने किसी तरह अपने गिनती के चंद साथियों से राब्ता करके अपने पास बुलाया। ये वही साथी थे जिन्हें चंद दिनों में पेंगुइन बर्ड की इमारत पहुंचना था और मौत वहां इनके लिए भी चुन ली गई थी। मगर शुक्र था कि ये 4 बंदे, जिनमें मैं और रॉबर्ट भी शामिल थे, इस भयानक साजिश के जरिए अताब आने से बच गए। अब फोस्टर की मौजूदगी में सिंडिकेट के अंदर इसी इसराइली नजात बड़े के खिलाफ, जिसने वन मैन बनने के लिए यह सारी साजिश तैयार की थी, एक बड़ी जंग की तैयारी करने वाले थे, जिसके लिए इन्होंने मिस पैगी, गौहर शाह और जमनाट वगैरह को भी अपनी मदद के लिए बुलाया था। पैगी शायद वही यूरोपियन औरत थी। मैकार्ड इतना बताकर खामोश हो गया। मैंने फातिहाना नजरों से रूमी की तरफ देखा। मेरी नजरों का मतलब जानकर वो भी तौसीफी अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी, क्योंकि मेरे सारे क़यासात और अंदाजे दुरुस्त साबित हुए थे। अभी बहुत कुछ तश्ते अज़ बाम होना बाकी था। मैंने आखिर में इस मुहिम को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए बिला देर इससे अगला सवाल किया। स्नो टाउन का अता पता बताओ, मैंने पूछा। उसने बता दिया। जैसा कि मज़कूरा हुआ, मैं और रूमी बेंज और इसके अतराफ के मुज़ाफ़ाती इलाकों का नक्शा और जोग्राफियाई महल वकू से किसी हद तक आगाही हासिल कर चुके थे। उसने शिकारी काटेज की निशानी भी बता दी, जो अलग थलग मकाम पर 2 बर्फीले टीलों के संगम पर बना हुआ था और वहां कई तरह के दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। यह बेंज के शुमाल मगरिब में 3 किलोमीटर के फासले पर था। इस बात का एहतमाल अपनी जगह पर था कि हमारा यह जख्मी हरीफ झूठ बोलकर हमें फंसा भी सकता था। इसलिए मैंने कहा, अब भी सोच लो, तुम हमारे साथ रहोगे स्नो टाउन तक, ताकि धोखे का जरा भी इम्कान न रहे। लेकिन जैसे ही हमें महसूस हुआ कि तुमने धोखा देने की कोशिश की है, तो तुम्हें वहीं गोली मार दी जाएगी। होटल से भी रवानगी तुम्हारी हमारे साथ होगी, मगर खामोश पिस्तौल के नाल की नोक पर। मैं तैयार हूं, उसने कहा। 1 से 1.5 घंटे में हमने सारी हड़बों की निशानियां खत्म कर डाली थी। नाम हमारे नकली दर्ज थे, असल चेहरे मेकअप की वजह से छुपे हुए थे, इसलिए हमें बाद में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरे हरीफ की लाश बाथरूम में बेहोश गौहर शाह के करीब डाल दी गई थी। फैला हुआ खून साफ कर डाला गया था, बाद में देखी जाती। दूसरे जख्मी हरीफ की मरहम पट्टी कर दी गई थी। इस पर ओवरकोट डाल दिया गया, ताहम इसकी चाल में लंक और लड़खड़ाहट अपनी जगह मौजूद थी। होटल हमने खुफिया तरीके और चोर दरवाजे से छोड़ दिया। इसमें हमें चंदा परेशानी या मुश्किल पेश नहीं आई थी। हम इसके आदी हो चुके थे। अब इस मेकअप से पीछा छुड़ाना भी जरूरी था, क्योंकि बाद में होटल में ये राज आश्कार होने में क्या देर लगती कि एक ज़ईफ जोड़ा जो खून रेजी फैलाकर चोरों की तरह होटल से भाग निकला था। बाकी गौहर शाह के बारे में तसल्ली थी कि वो कभी भी हमारे बारे में पुलिस को हकीकत नहीं बताएगा। वो इस पोजीशन में था ही नहीं, बल्कि अपनी गुलू खुलासी करने की पहली कोशिश करेगा। यूं भी अब मिस्टर ब्राउन और उसके हमारी मदद के लिए लिहाजा भेजे हुए नुमाइंदे हमारे लिए कानूनी आसानियां पैदा करने वाले थे। हम तीनों होटल से दूर निकल आए। शाम के साए फैलने लगे थे। एक वीरान मकाम पर रूमी और मैंने जवान जोड़े का मेकअप भरा। हरीफ, जिसने अपना नाम बाद में मैकार्ड बताया था, हमारे साथ ही था। अब हमारा टारगेट फोस्टर था और उसकी असलियत का खोज, क्या वो वाकई 8वीं लाश था या ये कोई और गंभीर मामला था। हम एक बगैर हुड वाली जीप में स्नो टाउन पहुंचे थे। जीप किराए की थी, जिसके ड्राइवर को हमने किराया देकर रुखसत कर दिया था। मैकार्ड को रूमी ने अब तक किसी तरीके से गन पॉइंट पर ले रखा था, ताहम अब उसकी जरूरत नहीं थी। इसने हमें शिकारी काटेज के करीब पहुंचा दिया था। यहाँ हर तरफ हू का आलिम तारी था। बर्फानी वीरानी की अपनी दहशत होती है। शाम अब झुककर मजीद गहरी होने लगी थी। हम अब तक दूसरों से छुपते हुए हथियारों से काम चला रहे थे। पहले जो 2 पिस्तौलें वांगदोला की दी हुई थीं, वो खाली हो चुकी थीं, और इनके फाजिल राउंड भी। इस बार हमारे हाथ रॉबर्ट और मैकार्ड के साइलेंसर लगे 2 पिस्तौल लग चुके थे। इनमें चंद ही गोलियां बाकी बची होंगी। चाकू अलबत्ता हम दोनों के पास थे। तुम इधर इसके साथ ठहरो, मैं काटेज के अंदर जाकर देखती हूँ, रूमी ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, साथ चलूंगा मैं भी, मैंने कहा। फिर इसे कौन देखेगा? रूमी ने मैकार्ड की जानिब इशारा किया। अपना जिक्र सुनते ही वो हमारी मिन्नत पर उतर आया और बोला, मेरा ख्याल है अब मुझे तो जाने दिया जाए, मैंने अपना वादा निभा दिया। तुम खामोश रहो, हमें बात करने दो।
मैंने उसे डांट दिया। वो चुप हो गया। फिर मैंने रूमी से कहा, इस मकसद के लिए मैं अपने साथ रस्सी लाया था। किस मकसद के लिए? इसकी मुश्किल कस के इसे इधर ही कहीं डाल देते हैं। मैंने कहा तो मेकार्ड एक बार फिर हमारी मिन्नत समाजत करने पर उतर आया। ये जुल्म मत करना, यहाँ मुझे कहाँ बर्फानी वीराने में छोड़ जाओगे, और वो भी बांध कर। यहाँ भूखे बर्फानी भेड़ियों के गोल मंडलाते रहते हैं। वो तो एक लम्हे में मेरी तिक्का बोटी कर डालेंगी। उसकी बात गलत नहीं थी। मैंने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें हम दरख्त के ऊपर किसी मोटी शाख पर बिठाकर बांध देंगे, और मेरा ख्याल है बर्फानी उल्लुओं से तुम्हें कोई खौफ खाना नहीं चाहिए। मेरी तजवीज़ पर रूमी हंसते हंसते रह गई। हमने उसे एक दरख्त पर चढ़ाकर वहां एक मोटी शाख के साथ बांध दिया। वो बुरी तरह खाइफ नजर आने लगा था। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे जब तक कि हमें उसकी बातों की तस्दीक नहीं हो जाती। वो यकीनन इस वक्त को कोस रहा होगा जब वो अपने अधेड़ उम्र साथी रॉबर्ट के साथ हमारे कमरे में हमला आवर हुआ था। हम उसे बांधकर शिकारी कॉटेज के करीब आ गए। इसके इर्द गिर्द भी दरख्त और झाड़ियों की बहुतात थी। जैसा कि मज़कूरा हुआ, ये कॉटेज दो टीलों के दरमियान बना हुआ था और ये खासी बुलंद जगह थी। शुक्र था कि इस वक्त बर्फबारी नहीं हो रही थी और आसमान साफ था। तारों की रोशनी और दूर कहीं झुके हुए चांद का तिलिस्म बर्फ के इस उबरती सहरा में सहर फूंकता महसूस हो रहा था। कॉटेज के अतराफ में वीरानी सी छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। हर तरफ ठिठरती हुई एक संगीन सी खामोशी का गुमा गुजरता था। मेकार्ड के मुताबिक कॉटेज के अंदर फोस्टर समेत दो अफराद मौजूद थे और यकीनन वो अपने दोनों साथियों रॉबर्ट और मेकार्ड ही के बेचैनी से मुंतजिर थे। हमने इंतहाई राजदारी से घूमकर कॉटेज का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर इसकी शुमाली सिम्मत की दीवार की तरफ आ गए। ये कॉटेज ज्यादा बड़ा नहीं था, ना ही बुलंद। 2-3 कमरों ही का महसूस होता था। कहीं कहीं इसकी शिकस्ता हाली साफ नजर आती थी। जिस सिम्मत हम खड़े थे, यहाँ 2 बांसों के जरिए बैरूनी नज़ारा करने के लिए एक छोटी सी बालकोनी बनाई गई थी। हम इस रास्ते से अंदर दाखिल होने का इरादा किए हुए थे क्योंकि यहाँ से एक तो 2 दरख्त चौबी बांस के करीब थे और दूसरी ये बालकोनी कदरे नीची थी और बर्फानी टीले की एक सिम्मत की बुलंदी इसके साथ थी। गोया हम बांस, दरख्त और टीले की बुलंदी से बैक वक्त फायदा उठाकर अंदर दाखिल हो सकते थे। हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिया था जिसके मुताबिक पहले हमें अंदर दाखिल होना था और हालात के मुताबिक ही फोस्टर और उसके दोनों साथियों को काबू करके इनसे पूछगछ करके उस इसराइली बड़े के बारे में मालूमात हासिल करनी थी जो इस ब्लडी सिंडिकेट का वन मैन बन चुका था। हमारा मकसद इस पूरे सिंडिकेट का कला कमा करना था। तिब्बत की इन बर्फज़ारों में अगरचे हमें इसका एक बहुत सुनहरा मौका हाथ आया भी था, लेकिन फिर बदकिस्मती से यह गेम हमारे हाथ से छूटती महसूस होने लगी। नाउम्मीद तो हम अब भी नहीं थे, लेकिन कुछ मुश्किलात खड़ी हो गई थीं जिनमें बेंस की पुलिस का दरमियान में कूद पड़ना और दीगर ऐसे मामलात थे जिन्होंने हमें ख्वामख्वाह ही उलझा दिया था। बहरकैफ हम अब भी अपने हदफ से दूर नहीं थे। हमारे टारगेट की जानिब ताक़ुब जारी था। रूमी और मैं मज़कूरा तरीके से बालकोनी पर चढ़ाए थे। इसके बाद बगैर आवाज़ पैदा किए हमने अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। वहाँ अंधेरा था। हम खामोशी से कदम उठाते हुए चंद कदम आगे बढ़े तो अचानक रुक गए। नीचे कहीं हमें बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक मुख्तसर से जीने के जरिए हम नीचे पहुंचे तो एक कमरे से हल्की रोशनी आती नजर आई। हम उस जानिब बढ़े। यहाँ हल्के पावर का बल्ब रोशन था। जिस तंग गोशे में हम खड़े थे, रोशनी वाले कमरे का दरवाजा निस्फ से ज्यादा खुला हुआ था। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अभी कोई अंदर गया हो। हमने अंदर झांका। कमरा रोशन था। 12 बाई 14 के इस कमरे में फर्नीचर था, कालीन और चंद दीगर अशिया, एक सोफा, कम बेड पर कोई आदमी दराज था। वो खासे भारी जुस्से का शख्स था और उसके ऊपरी बरहना जिस्म पर लातादाद पट्टियां बनी हुई थी। इसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यही फोस्टर यानी 8वीं लाश थी। मेकार्ड की बात गलत नहीं थी। इसके 2 साथी भी वहीं इसके करीब विराजमान थे। मेज पर खाने पीने की चीजों का अंबार था और वो तीनों ही परेशान नजर आते थे। एक आदमी कोई डिवाइस अपने सामने रखे, हेडफोन चढ़ाए, माइक पर किसी से कोई लासिल के राब्ता करने की कोशिश में मसरूफ था, जबकि उसका दूसरा साथी भी अपनी रिस्ट वॉच को मुंह से लगाए कुछ कोड वर्ड के से अल्फाज धुरा रहा था, लेकिन दोनों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। शिट! दफातन पहले वाला आदमी जो डिवाइस रखे बैठा था चिल्लाकर बोला, किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लगता है सब मर गए हैं। रॉड, तुम्हारा क्या हुआ? सोफा कम बेड पर नीम दराज शख्स ने वॉच ट्रांसमीटर मुंह के करीब लगाए आदमी से दरियाफ्त किया। मेरा भी मेकार्ड और रॉबर्ट से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है बॉस, दूसरा बोला।
लगता है वो रजील खूनी भेड़िए उन तक भी पहुंच गए हैं। जख्मी शख्स नफरत अंगेज लहजे में बोला। वो यकीनी तौर पर फोस्टर यानी उनका बास था। मुझे उसका अपने ही गद्दार बड़े यानी इसराइली वन मैन बास को खूनी कहना मजहक का खेज ही लगा, क्योंकि ये तो खुद भी इन्हीं से ही ताल्लुक रखते थे और जाने कितने लोगों को अपनी खूनी सौदागरी में सफाकी से ख़त्म कर चुके थे। मुझे उससे भी नफरत महसूस हुई थी। रजील सुवर यकीनन इसने अपने ही गद्दार बड़े साथी को कहा था। अभी तक इसका नाम नहीं मालूम हो सका था। बस हमने ठीक वक्त पर वो होटल छोड़कर दानिशमंदाना काम किया है, वरना वो हमें भी नहीं छोड़ते। वाज ट्रांसमीटर वाले ने, जिसे फोस्टर ने रॉड के नाम से पुकारा था, तुम किस खुशफहमी में पड़े हुए हो नेपल्स, डिवाइस वाला बोला। इस पर अभी तक झल्लाहट सवार थी। वो इन दोनों पर काबू पाकर यहाँ का पता भी उगलवा सकते हैं। मत भूलो कि हमारे बचे कुछ साथियों ने हमें इसराइली सुवर और उसके भेड़िया सिर्फ तवारियों से हद दर्जे मोहतात रहने को कहा है। इनकी बातें हम सुन रहे थे और हम समझ रहे थे कि अब बाकी सुनने के लिए कुछ नहीं रहा था। लिहाजा हम दोनों ने पिस्तौल हाथों में थाम लिए और अंदर दाखिल हो गए। वो तीनों हमें देखते ही ऐसे यकलख्त बुत बन गए थे। इन तीनों को अगरचे किसी हमले की तवक्का तो थी, मगर इस कदर खामोशी और सहल दर अंदाजी की हरगिज नहीं थी। यही वजह थी कि हमें देखते ही इन्हें यकदम सांप सो गया था। कोई हरकत नहीं करेगा अपनी जगह से। मैंने अपनी आवाज को गरिजदार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते। रूमी ने भी शायद उनकी तसल्ली की खातिर लुकमा दिया। और ना ही हमारा ताल्लुक उस रजील इसराइली सुवर या उसके भेड़िया सिफ्त हवारियों से है। मैंने भी उससे यह कहना जरूरी समझा था। मेरे रूमी के इस तरह बारी बारी बोलने से वो जैसे मेघान की अंदाज में कभी रूमी की तरफ और कभी मेरी तरफ तकने लगते। मैंने महसूस किया था कि उनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो खौफ और तशवीश की पलाहट नमूदार हुई थी, वो किसी हद तक तमानियत में बदल गई थी और वो अब शायद हमें कोई लुटेरा वगैरह समझने लगे थे। जान तो गए थे कि हमने छुप कर पहले इनकी बातें सुन ली थी, हम अब भी तफक्कुर उनके चेहरों से हवीदा हो रहा था। कौन हो तुम लोग? रॉड ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। आवाज और लहजा नीचा रखो, मैंने सफाकी से कहा, वरना पेशानी में रोशनदान बना दूंगा। उसे एकदम चुप लग गई थी। तभी उनके बास हॉस्टर ने हमसे कहा, क्या चाहते हो? थोड़ी सी मालूमात, मैंने कहा। इसके साथ ही मैं और रूमी दोनों चौकस हो गए थे, बिलखसूस रॉड और नेपल्स की तरफ से। फॉस्टर तो खुद जख्मी हालत में था, तहम वो भी कोई गलत हरकत कर सकता था। बल्कि क्या खबर उसने अपने अरीब करीब में कोई हथियार भी छुपा रखा हो। कैसी मालूमात? फोस्टर ने उलझ कर पूछा। अपने उस गद्दार बड़े जिसे तुम अभी इसराइली सुवर कहकर पुकार रहे थे, उसी के बारे में चंद सवालात करना चाहते हैं। मैंने कहा तो इन तीनों के चेहरे एक बार फिर फक से हो गए। इनका ये तमानियत भरा ख्याल बातिल निकला था कि हम कोई लुटेरे थे। यही वजह थी कि फोस्टर के मुंह से अटके हुए अल्फाज बरामद हुए। तुम कौन हो? फजूल सवालात में वक्त ज़ाया करना मुझे पसंद नहीं। जो पूछा है इसका जवाब दो। इस इसराइली सुवर का नाम क्या है और वो इस वक्त अपने टोले समेत कहाँ मिल सकता है? वो तीनों एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। तशवीश, तफक्कुर और उलझन ने इनके चेहरों को मसक सा कर दिया था। रॉड बोला, अगर तुम इनके दुश्मन हो तो फिर यकीनन हमारे दोस्त होगे। कहते हुए उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। अभी हम किसी पर भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है, मैंने कहा। यह मुझे कोई तीसरा ग्रुप लगता है। नेपल्स बुड़बुड़ाया। वो सूरत ही से ज़िरक और चाहरे नजर आता था। इसने अपना एक हाथ कोट के अंदर ले जाने की भी कोशिश चाही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखकर नफे में सर हिलाकर उसे तहदीद कर दी थी। इसका रेंगता हुआ हाथ वहीं रुक गया था। अपनी तसल्ली कर लो, मैं बताता हूं, फॉस्टर ने होले से खांच कर कहा। इस रजील इसराइली गद्दार का नाम नातन रोबोस्की है। वो अपने सारे गद्दार टोले समेत इस वक्त लिहाजा में कहीं मौजूद है, लेकिन इस मरदूद ने हमारा खात्मा करने के लिए अपने चंद सफा कवारियों को हमारा सफाया करने पर मामूर कर रखा है। वो इतना बताकर खामोश हुआ और चंद लम्हे बाद बोला, अब बराए करम तुम दोनों अपने बारे में बता दो, ताकि दोस्ताना माहौल में कोई गुफ्तगू हो सके। बकवास बंद करो अपनी, मैंने उसे डपटा। इसे चुप लग गई। तुम ही वो 8वीं लाश हो जो इत्तेफाक या खुशकिस्मती से पॉइंट डेल्टा वाइट नामी पेंगुइन बर्ड अवारत में होने वाली खूनरेजी से जिंदा बच गए। यह सवाल इससे रूमी ने किया था। इसके बाद सुनकर फोस्टर समेत उसके दोनों साथियों के बुशरों पर तशवीश की लकीरें गहरी हो गईं। तुम लोग कहीं पुलिस से ताल्लुक तो नहीं रखते? नेपल्स ने हिम्मत करते हुए सवाल कर डाला। सवाल करने का हक सिर्फ हमें है, तुम्हें नहीं। अब दोबारा सवाल पूछने की गलती मत करना, वरना मेरे पिस्तौल की गोली चल जाएगी।
میں نے خون رنگ لہجے میں اسے کہا اور پھر فوسٹر کی طرف دیکھ کر کہا، روزی اور ڈاکٹر رمیش اگروال نامی 2 اہم ساتھی اس اسرائیلی باز کے ساتھ مل چکے تھے، کیا وہ بھی ان کے ہمراہ لحاظہ جا چکے ہیں؟ ہاں، فوسٹر نے کہا۔ میرے سوالوں کی نوعیت ان کے لیے لمحہ بلمحہ ایک تشویش امیز سی الجھن میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری اس سوال پر ان کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیلتی محسوس ہوئیں۔ اچانک دم بخود سے ماحول میں راڈ کی سرسراتی سرگوشی ابھری۔ کوئی باہر موجود ہے۔ اس کی نظریں سامنے کھڑکی کی جانب تھیں جس کے شیشے بند تھے، لیکن شاید اس نے باہر کسی سائے کی جھلک دیکھی ہو، مگر میں اس کے جھانسے میں نہیں آیا۔ مکاری مت کرنا راڈ، ورنہ گولی مارنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ سامنے والی کھڑکی سے میں نے بھی ایک سائے کو متحرک دیکھا ہے۔ میرے ساتھ کھڑی رومی نے بھی راڈ کی تائید کی تو پہلی بار مجھے اپنے بدن میں پھریری کا احساس ہوا اور پل کے پل میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجاتے ہوئے جیسے موت کی سرگوشی کر ڈالی۔ کیا اب اس برفانی شکاری کاٹیج میں بھی پینگوئن برڈ جیسا خونی کھیل کھیلا جانے والا تھا؟ میں جی جان سے لرز گیا۔ پل کے پل صورتحال مخدوش اور سنگین تر ہو گئی۔ ہم خود اس شکاری کاٹیج کے اندر ایک دوسرے کو ٹریپ کیے ہوئے تھے اور باہر کوئی ہمارے لیے موت کا نادیدہ جال بچھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ یہ فیصلہ کن گھڑی تھی۔ اس صورتحال نے رومی کو بھی ہکا بکا کر دیا تھا۔ جلدی سے ہتھیار سنبھال لو اپنے، دفتانی میں نے سسراتی اور سرد آواز میں نیپلز اور راڈ سے کہا۔ رومی نے چونک کر میری جانب دیکھا، لیکن شاید میرے فیصلہ کن انداز کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہہ سکی۔ ادھر کاؤچ پر لیٹا فوسٹر کی حالت مجھے خاصی قابل رحم لگی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے یہ کہتے ہی اس نے بھی حرکت کی اور ایک ہاتھ نہ جانے کاؤچ کے کس حصے میں ڈال کر کوئی گن نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور کاؤچ سے اتر کر کمرے کے ایک کونے میں جانے لگا، جبکہ راڈ اور نیپلز اپنے ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ ہمیں اپنا ایک ساتھی بانٹنا پڑے گا، نیپلز ایک جوش تلے بولا۔ اس کی سانس پھول سی رہی تھی۔ وجہ کاٹیج کو پینگوئن برڈ جیسے خونی ڈرامے میں نہاتا ہوا محسوس کرنے ہی کی تھی۔ دیکھا جاتا تو کم و بیش یہی حالت میری اور رومی کی بھی تھی۔ ممکن تھا کہ اسرائیلی سور ناتن روبوسکی اور اس کے قریبی حواریوں کو بھی یقیناً اس بات کی بھنک مل چکی ہو کہ ان کا اصل شکار فوسٹر زندہ ہے۔ فوسٹر جس کی زندگی ناتن روبوسکی کے سارے منصوبے پر کسی وقت بھی پانی پھر سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اسی نے اپنے چند خونی ایجنٹوں کو یہاں شب خون مارنے کے لیے بھیجا ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم میں سے 2 چھت پر اور 2 نیچے رہتے ہوئے ان پر جوابی حملہ کرنے کی پوزیشن بنا سکتے ہیں، نیپلز نے کہا۔ میں نے رومی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو راڈ بولا، یہ وقت سوچنے کا نہیں، بولنے اور عمل کرنے کا ہے۔ تم میرے ساتھ رہو گے۔ نیپلز میری ساتھی کے ساتھ اوپر جائے گا۔ ملا کر میں نے راڈ سے کہہ دیا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک جانب بڑھ گئے جہاں سے ایک چوبی زینہ غالباً چھت کی طرف جاتا تھا، جبکہ میں اور راڈ تیزی سے 2 سمتوں میں باہر کھلنے والی کھڑکیوں کی جانب لپکے تھے۔ فوسٹر گن سنبھالے ایک کونے میں جا دبکا تھا۔ وہ جوابی حملے کے قابل تو نہیں تھا، البتہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ضرور آ گیا تھا۔ تاہم ہوشیار وہ بھی تھا اور اس نے راڈ اور میرے کھڑکیوں کی جانب بڑھتے ہی اپنی آٹومیٹک گن کا رخ دروازے کی جانب کر دیا تھا۔ میں نے جس کھڑکی کی جانب رخ کیا وہ کاٹیج کی عقبی سمت میں کھلتی تھی۔